अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशाम उल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया बाय द वेरी गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया, जिसका नाम बड़ा आयरॉनिक है कंसिडरिंग आजकल की जो सिचुएशन चल रही है। और हमें जो रोज़ खबर मिलती है कि बिजली 2 रुपये महंगे हो गई है, फिर उसके बाद हमें पता है कि गैस की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। कहीं से भी ऐसे लगता नहीं कि गुर्बत जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन इस प्रोग्राम का नाम है एहसास। एहतशाम साहब, कब तक, कल जिस तरह हमें चंद साहब ने यहाँ पर बताया कि बहुत वो पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए छोड़ के गई हैं, जो हमने ठीक करना है, सारा कसूर जो है ऐसे लग रहा है कि अभी तक जो होता गया इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, बात में बहुत कुछ जो है वो ख़राब हो चुका था, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा, अवाम को ये बोझ उठाना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ें दोबारा ठीक होने में। कब आपको लगता है, आप सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए सुंदस और ज़मीर, बुनियादी चीज़ यह है कि जहाँ तक उनकी ख्याल है, उनका मुल्क को ठीक करने के हवाले से उनकी इंटेंशन और नीयत की जो बात है, कोई भी नहीं डाउट कर रहा। उनके वर्स्ट क्रिटिक भी ये कहते हैं कि जी दयानतदारी उनमें अपनी ज़ात तक है। अब देखें जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना, वो ये है कि अब जो जिस बात से परेशानी लोगों को लाख हो रही है वो ये है कि आप देख लें जो इमीडिएट प्रॉब्लम है आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में, वो तो है महंगाई। 10 साल की ऑल टाइम हाई इस वक्त महंगाई आपको मिल रही है। अगर असद उमर साहब के वो अल्फाज अगर आप याद करें कि अभी तो लोगों की चीखें निकलने वाली हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा आएगी। और कल जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बयान दिया था जो मेरा ख्याल है बड़ा डिप्रेसिंग है, जिसमें वो कहते हैं कि जी लोग जो है ना वो चंदा दे देते हैं, टैक्स नहीं देते। देखें ये सुंदर रियासत पे नो कॉन्फिडेंस की बात होती है माजरत के साथ कि लोग यकीन नहीं करते कि रियासत, आपने गैस के बिलों को देखा, लोग कहते हैं लूटते हैं। इसी तरह और हवालों से लोग कहते हैं कि जी रियासत जो है ना वो स्क्वीज़ करती है, बंदों को खींचती है, पैसे खींचती है और तंग करती है। अब हालात इस वक्त क्या बता रहे हैं? हालात ये बता रहे हैं कि 8 माह की कारकर्दगी माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि कोई इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको ओपन नहीं कहूँगी जी बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म में जो प्लानिंग हो रही है बहुत शायद चीज़ें ठीक हो जाएँ। देखिए इमीडिएट फोकस क्या है? फोकस ये है कि इस वक्त 3.3 ट्रिलियन यानी ये एग्जैक्ट बनता है 3346 अरब रुपया जुलाई से जुलाई से जनवरी तक हुकूमत जो है ना वो बोरो कर चुकी है स्टेट बैंक से। ठीक, मतलब उसकी वजह यह है कि पैसा है ही नहीं है। और फिर आप देख लें कि जो खजाना आपने खाली किया, चले ये बताइएगा कि IMF, ये मैं ज़मीर साहब आप ही मैं पूरी जवाब बात तो पूरी करने दो मुझे सर, लेकिन इस साथ में ये भी बताइए ना कि ये सब कुछ डिले और ये अवाम पे बोझ इसलिए डाला जा रहा था कि शराइत जो है वो बाद में इतनी सख्त नहीं होंगी, बाद में जब हम IMF के पास जाएंगे तो विल बी ऑन अ बेटर प्ले फील्ड, ऑन अ बेटर ग्राउंड। ये बात नहीं है, बात बड़ी सिंपल सी है कि अपनी तरफ से इन्होंने चालाकी करने की कोशिश की। IMF को प्रोग्राम तो ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे, प्रायर एक्शन उनके सारे कर रहे थे, 30% इन्होंने आपने कोई नरम शराइत नहीं है। जिस तरीके से पानी बिजली बहस जो है ना इन्होंने बढ़ा दी थी और टैक्स बढ़ाने के हवाले से जो बात हो रही थी, असल मसला अब जो एक चैलेंजिंग चीज़ है ना वो आपका टैक्स नेट जो है ना वो बढ़ा नहीं पाए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकी आपकी इस 6 माह के 8 माह के अंदर, नए ज़राए नहीं पैदा कर सके कि आपने कहाँ से आप पैसा लेके आएंगे। एक सेक्टर बहुत बड़ा है जहाँ से पैसा आ सकता था, वो पहली गवर्नमेंटों की तरह इन्होंने भी आँखें बंद की हैं, वो है ज़री इनकम टैक्स। ठीक है ना, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, आपकी ज़राअत आज भी 23% के करीब है GDP की, तो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब देख लें, इंडस्ट्रियलिस्ट होते के साथ साथ उन्होंने कहा कि जी ज़मीनें लो, पैसा बनाओ क्योंकि टैक्स नहीं है। वो एग्रीकल्चरिस्ट भी बहुत बड़े हो गए, लैंडेड जेंट्री में शुमार हो गए। और जो जरदारी साहब आपने देखा कि बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, लैंडलॉर्ड से वो इंडस्ट्री में आ गए। तो दोनों ने जहाँ जहाँ लूट सकते थे, पैसा बना सकते थे, टका के बनाया, वो अपनी जगह। अब सवाल ये कि इनको जो भी बैगेज मिला, मुश्किलात मिली, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, डिफॉल्ट होने से बचाया। बार बार हम कह रहे हैं $21 बिलियन के करीब आ गया। अब वे फॉरवर्ड क्या है? अब देखें ना, बात यह है कि आपने कल 120 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, अभी पैसा आप कहाँ से लेके आएंगे? अब लोग रो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना शदीद गुस्सा है कि आपकी जो FBR है उन्होंने कहा कि मैं इसको चेंज कर दूंगा। भाई सवाल ये है कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। टैक्स कलेक्टर और टैक्स देने वाले के दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क है कि तो वो ठीक नहीं कर पा रहे। तो बदलते हालात में चीज़ें और ख़राबी की तरफ जाएंगी। ज़्यादा कंसर्न आम आदमी के हवाले से है। देखिए ना तो जॉब क्रिएशन हो रही है, आपकी ग्रोथ 3.5% है, जॉब क्रिएशन है, हाउसेस का जो कहा था जॉब क्रिएशन का, इसकी तरफ भी आएंगे। ज़मीर साहब, अकॉर्डिंग टू एहतशाम साहब, डिफॉल्ट करने से बचाने के अलावा और कोई काम जो है इस हुकूमत ने मईशत के फ्रंट पे नहीं किया है, आप क्या कहते हैं?
देखिए मैं तो ये कल भी ये बात ये कर रहा था कि आपने अगर स्टडी नहीं की हुई थी इकोनॉमी, और ये हमारे जो एक मतलब फाइनेंशियल विजर्ड हैं इस वक्त असद उमर साहब, ये पिछली हुकूमत में जो थे 5 साल में ऑपोजिशन में थे, और ये बाकायदा बहुत बढ़ चढ़कर, हमने उस दिन भी तकरीर सुनवाई थी जब ये ऑपोजिशन में थे कि गैस की कीमत जो है वो नाजायज बढ़ाई जा रही है, बिजली की कीमत नाजायज बढ़ाई जा रही है, और पता नहीं क्या क्या बात करते रहे असद उमर। इसका मतलब है कि ये इनकी ग्रिप तो थी ना मामलात पर, जो उस वक्त खड़े होकर ऑपोजिशन में तकरीरें कर रहे थे, तो फिर इनको यह भी मालूम होना चाहिए था कि मईशत की असल सूरत हाल क्या है। अब आप आते ही जो है इन्होंने वो मंत्रा शुरू किया कि जी आईएमएफ में जाना है, नहीं जाना, जाना नहीं जाना। वो एक बहुत लंबा अरसा चला, फिर पता चला कि जी एक बहुत ही जोरदार बिजनेसमैन जो है उसने फोन करके कहा कि जी मार्केट तबाह हो गई है, तो आप कर क्या रहे हैं। फिर वहां पे उस दिन रात को, और शाम साहब याद होगा, लेट नाइट प्रेस रिलीज इशू हुई कि जी हम आईएमएफ से बात करने के लिए तैयार हैं। अब ये कहते हैं कि जो हमने डिले किया, हमने शराइत आसान करनी थी। अब ये शराइत आसान करने में शाम साहब जो अवाम की मतलब इन्होंने कमर तोड़ दी महंगाई से, उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमने आईएमएफ से शराइत आसान करनी थी, इसलिए महंगाई बचाने के लिए। अगर हम, अब पता नहीं अगर ये अब वाकई अगर आईएमएफ के साथ मामला तय करने जा रहे हैं शाम साहब, आपको ज्यादा पता होगा, वो कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी और चीजें निकलेंगी नहीं। हाँ, तो फिर मुझे ये बताएं, तो फिर ये जो इतना गए जी, सऊदी अरब गए, यूएई गए, रशिया गए, चाइना गए, और सबसे पैसे भी आए, डेफर्ड पेमेंट पे तेल भी आया, वो सारे पैसे कहां गए, किधर लगे? उनका फिर फायदा क्या हुआ? अगर आपने ऑफसेट नहीं करना था कि महंगाई, आपका आइडिया तो यही होगा ना हुकूमत का कि जी अवाम पर बोझ ना पड़े, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जी मामला जरा डिले कर दें आईएमएफ के साथ, तो अवाम तो पिस गई, मर गई। अवाम के पास इस वक्त सुंदर हाल ये है कि लोग इस वक्त परेशान हैं कि वो अपने बच्चों को खिलाएं क्या, या उनकी फीसें क्या दें, या घर का किराया क्या दें। इस हद तक लोग, कल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रॉमिस किया है, अच्छा अब ये उसमें कल वाली बात सुन लें। अब कल जो उन्होंने कहा शाम साहब, वो तो एक तो 80 अरब रुपए का प्रोग्राम है जो 2021 में 120 अरब का होगा। अब इशू ये है कि अब उन्होंने कहा कि जी हम 1 विंडो बना रहे हैं, एक जो है वो माले गनीमत, जहां से वो क्या ज़कात, उशर, बीआईएसपी, और वो सारा जो है वो एक मिनिस्ट्री, एक नई मिनिस्ट्री बन जाएगी उसके नीचे। बात ये होती है कि अगर आपने काम करने होते, अब शाम साहब जुल्म देखें खुदा का, कि ज़कात और उशर कमेटियां जो हैं पंजाब में अभी तक नहीं बनी हैं। हर महीने जो 1000-1500 जो किसी को स्टाइपेंड जाता था ज़कात की तरफ से, वो नहीं जा रहा। उसके बाद जो अस्पतालों में इलाज के लिए जो ज़कात कमेटी बैठी होती थी वहां पे कि गरीब को पैसा देना है, वो नहीं दे रहा। फैसलाबाद की कमेटी बनने के लिए कोई 4 महीने से समरी पंजाब के चीफ मिनिस्टर के पास पड़ी हुई है, उन्होंने साइन नहीं की अभी तक, और वो कहते हैं कि जी बाकी 16 अजला में भी फाइनल हो जाए कमेटियां। ओ भाई, जहां की कमेटी फाइनल हो गई है वो तो कर दो। सुंदर हाल ये है कि जहां पे गरीब आदमी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता, और फिर अभी आपने देखा, चले ये बाकी चीजें छोड़ें, दवाइयों की कीमतों में कितना होशरुबा इजाफा किया गया, हर एस्पेक्ट में, हर जगह जो है, आम आदमी। अच्छा, ये सब कुछ फिर ट्रांसलेट क्या होता है? ये सब कुछ ट्रांसलेट होता है कि एक आम करियाने की दुकान पे हर चीज महंगी हो जाती है। सर, आप अगर बच्चे की पेंसिल लेने जाते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका एक ट्रिकल इफेक्ट है, और वो बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि बच्चे की पेंसिल तक जो है वो महंगी हो जाती है, और ये सब जरूरियात की अशिया हैं। कल प्रॉमिस यही किया गया है कि आपके सर पे छत होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, एजुकेशन होगी। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होंगी अगर सिर्फ वादे किए जाएंगे और कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी? तो शाम साहब, मैं कहीं पढ़ रही थी कि डॉलर जो है वो शायद 180 रीच कर जाए, मैंने कहीं पर पढ़ा है। दूसरी बात, 50 लाख घरों का वादा किया गया था, एक घर की बुनियाद जो है वो अभी तक नहीं रखी गई। कितनी करोड़ नौकरियों का, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। कोई जो है इस तरह की चीज इंप्लीमेंट होती भी नजर नहीं आ रही। ये आगे क्या होगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कब नजर आएगी? बात यह है, 2 चीज़ों से ज़मीर आप देखते हैं कि आप फलाई काम करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं, या तो आप टैक्स इतना कलेक्ट कर लेते हैं, या बाहर से इन्वेस्टमेंट इतनी आती है कि उससे आपको टैक्स मिलता है। अभी इन्वेस्टमेंट का आलम यह है कि ओवरऑल 72% इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी, इसमें 22% FDI भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। ठीक है, अभी आप बात कर रही थी बाहर से पैसा है। अभी देखें वो जो पैसा है तो वो कुशन है हमारे। आप देखें ना, ऑयल इंपोर्ट बिल हमारा $18 बिलियन का सालाना है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा, तो वो पैसा तो हम जाहिर है इस काम के लिए खर्च नहीं कर सकते, अगर उसमें जाएगा। असल बात यह है कि चलें डेट सर्विस, ये सारा पैसा ये जहां जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर होकर आए, जहां जहां से जितने हमारे फ्रेंडली ममालिक के जो मदद की, जितना पैसा आया वो सब कुछ भी काम नहीं आएगा। वो पैसा जो है ना, वो आप
ये समझ लें कि इकोनॉमी का उसूल है कि वो पैसा कतई तौर पे आप खर्च नहीं कर सकते आप मुल्क के अंदर के मामलात के लिए। अच्छा। आप पॉवर्टी एलिवेशन पे नहीं खर्च कर सकते आप, और क्योंकि वो वजह है कि आपके पास कम से कम 2 महीने का जो है ना, वो कहते हैं कि इंपोर्ट के बराबर जो है ना आपके पास पैसे होने चाहिए। अब आके आपका देख लें 9-9.5 बिलियन डॉलर आपके जो है ना वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुए हैं, और अगर इसमें आप शामिल कर लें आम आदमी का तो ये तकरीबन बन जाते हैं 14-15 7-7.5 के करीब कहा जा रहा है। सर अगर डॉलर इतना महंगा हो रहा है जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है, कहीं 160 कहीं 170 कहीं 180, तो फिर तो ये रिजर्व्स का क्या फायदा? जो भी कर रहे हैं ये तो ड्विंडल हो गया, ये एकदम खत्म। बात यह है कि लोगों ने अपना रुपया जो है ना उसको मार्केट से डॉलर खरीद के ना अपना डॉलर अकाउंट खुलवा लिया। तो यही है कि कमर्शियल बैंक के जो प्राइवेट अकाउंट होल्डर हैं, आप मैं जिसने भी रखा उनका 7.5 बिलियन हो गया। हमारा जो गवर्नमेंट का रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से आना चाहिए, रेमिटेंस से आना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से आता है, उसमें कमी होके चली गई है। अब देखिए सवाल बड़ा अहम है जिसका सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। वो ये है कि भाई सारा कुछ करने के लिए आपको पैसे दरकार है ना। यानी मौजूदा माली साल जब 30 जून को ख़त्म होगा तो हमारा तकरीबन क्लोज टू 500 बिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल हो चुका होगा। ठीक है ना। अब ये आप मुश्किल से आप अपना एक काम चलाएंगे। आइंदा के लिए आपने देखें प्लानिंग कमीशन का आपने प्लानिंग डिप्टी डेवलपमेंट और प्लानिंग का मिनिस्टर आपने लगा दिया खुसरो मुख्तियार। वो आज तक जमीन डिप्टी चेयरमैन नहीं लगाने दे रहे जहां बैठ के पॉलिसियां बनाई जाए। सर वे फॉरवर्ड क्या है? कोई अच्छी खबर है इसमें? कोई उम्मीद है? वे फॉरवर्ड यही है कि आप लोगों को कन्विंस करें कि आप टैक्स दें, एक को कहते हैं आदिलाना निज़ाम टैक्सों का लेके आए। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कैसे कन्विंस कर सकते हैं? मतलब अभी तक तो कन्विंस नहीं हो रहा, आती है फिर वो यू टर्न हो जाता है, अभी तक कन्विंस नहीं हो रहा। देखिए बात यह है कि इनको कोई इक्विटेबल तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हर चीज़ का लाना पड़ेगा। पहली तो बात है कि जो मेरा अपना कंसर्न है, जो टॉप पे लोग ऊपर बैठे ना उनकी मुझे सिंसेरिटी पे मैं डाउट करूंगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है कि जी 3-4 लोग जो है ना वो वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले हैं। एक बंदा था जो काम दिखा सकता था, डॉक्टर इशफाक हसन खान, उनको साइड लाइन कर दिया है। अब ओपनली लोग बातें करते हैं जी नेक्सस बना हुआ 3 लोगों का। असद उमर साहब हैं, उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर हैं हमारे, क्या नाम है जी, दाऊद साहब, जी रज़ाक दाऊद साहब हैं, और खुसरो मुख्तियार साहब हैं। वो कहते हैं कि यही पॉलिसियां बना रहे हैं, यही कर रहे हैं। डॉक्टर इरशाद हुसैन भी, डॉक्टर इरशाद भी, सॉरी, ये 4 लोग हैं। वो किसी को आने नहीं देते, उन्होंने साइड लाइन कर दिया क्योंकि वो अकेले कह रहे थे। डॉक्टर इशफाक के जी IMF के प्रोग्राम के जाए बगैर मैं आपको बताता हूँ हल, इन्होंने आने नहीं दिया। अब आपने चले IMF के प्रोग्राम लेने की भी बात की तो इतना डिले कर दिया कि प्रोसेस में इतना आपका नुकसान हो गया, परसेप्शन आपका बदल गया, और नतीजतन देखें रोज लोग कहते हैं कि जी डॉलर यहाँ जा रहा है। माजरत के साथ मैं डर गया हूँ जब आपने 180 का जिक्र किया। अब सवाल भी पूछा जाता है तो लोग IMF से लो बैठे हैं, हाँ जी 160 भी हो सकता है। 160 से 180 तक जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। इसमें जो कैच है ना ज़मीर, वो जो अब कहा जा रहा है, IMF इनको कह रहा है कि जी आप ये फ्री फ्लोटेशन की तरफ जाएंगे आप। मैं सिर्फ आपसे ही बात पूछ रहा हूँ, मुझे ये बता दें शाम साहब कि आपने ये फ्री फ्लोटेशन, ये आम आदमी को क्या पता कि ये फ्री फ्लोटेशन क्या है? मैं बताता हूँ ना, मुझे उनका ये है कि जी डॉलर मार्केट पे छोड़ दें, मार्केट जो है ना फैसला करे कि डॉलर की कीमत कितनी होनी चाहिए। हमारे मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं, आई डोंट थिंक एक कॉमन पर्सन जो है वो इन चीजों से मैं उसका नुकसान बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि ये लोग पॉलिसीज लेकर आते हैं जो हम सब सुनते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल ये सही है, टैक्स नेट बढ़ाएं, जो ब्लैक मार्केट है उसको जो है वाइट करें, किसी तरह इस टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। जो बिग फिश है, ये बार बार कहा जा रहा है कि यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू द नेट। एक पॉलिसी आती है, फिर उसके बाद वो पॉलिसी रिटर्न हो जाती है, फिर कहते हैं इनको भी लेकर आएंगे बीच में टैक्स नेट में, नॉन फाइलर भी टैक्स देगा, फिर वो पॉलिसी हो जाती है। आर दे नॉट केपेबल इज द क्वेश्चन। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू शो। एहतशाम साहब आसान अल्फाज में बताएं कि आगे एक आम इंसान को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बात है कि डॉलर जो है ना ये लिंक्ड है आपकी इकोनॉमी के साथ। सारी दुनिया जो है ना डॉलर में बिजनेस करती है। अब हमने आगे थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाई किया है। रिम्बिनी में भी कर सकते हैं, कुछ बायलैटरल लेवल पे ये जो चाइनीज़ करेंसी उसमें भी कर सकते हैं। अहम सवाल इस वक्त यह है कि जब डॉलर महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, ठीक है ना। अब इसका सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक जो है ना वो इंटरवीन करते हैं कि जी मार्केट में किस तरीके से महंगाई होनी चाहिए, डॉलर की और अपने करेंसी की पैरिटी क्या होनी चाहिए, सारी दुनिया देखती है। अब देखने आपको लंबी हो जाएगी। साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस 90s का जो आया था, जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकन था, उसने साउथ ईस्ट एशियन इकॉनमी तबाह कर दी, सबकी जो है ना करेंसियाँ बेड़ा घर करके चला गया।
सिर्फ माथिर मोहम्मद जो बच गया था। एक बात जो ये लोग कहते हैं कि ये डॉलर महंगा होने से सिर्फ जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनको फर्क पड़ेगा, लोकल प्रोड्यूस जो है वो प्रमोट होगी, ये मतलब इसको जस्टिफाई किया जाता है ना। सब्जी वाला जो है ना वो कहता है डॉलर महंगा हो गया, कोई इंपोर्ट नहीं करता। ये लिंक्ड है सारी चीज़। देखिए बात यह है कि पिछले 23 वर्षों में 160 अरब डॉलर इस मुल्क से चला गया, क्यों जाने दिया? अब अहम सवाल है, इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन ये है, उन्होंने वादा किया तो रोज़ कहते हैं कि 4000 अरब से मैंने 8000 अरब मैंने रेवेन्यू करना है, वो उनको दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ना आपकी रेमिटेंस मुश्किल से इस दफ़ा 21-22 साढ़े 21 बिलियन हो जाएंगी। ठीक है, आप मैंने आपको बताया 72% आपकी इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 22% कम हो गई है। ठीक है ना, अब आपके पास रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएंगे? अब नतीजतन ये होगा कि हर चीज़ महंगी होगी। महंगाई इस तरह मतलब महंगाई इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगले 2 सालों में आपको फिर 50 बिलियन डॉलर चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? द क्वेश्चन अगेन है, ज़मीर साहब बताएं, हु इज़ टू ब्लेम? डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इनकेपेबल थी? डू यू थिंक इनको पता नहीं था? क्या जो उन्होंने अज्यूम किया था उससे सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी थी? और क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ना पता हो कि कहां पे हम खड़े हैं? ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं ना। वो तो फिर आपकी मतलब लगता है कि फिर आपने स्टडी नहीं किया, होमवर्क नहीं किया हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझता हूं कि आपको चाहिए था कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या कोई ना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फौरी तौर पर शुरू कर देते। वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी इकोनॉमी को किक स्टार्ट मिलता है, उससे जॉब क्रिएशन भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी तक तो पैसे नहीं थे। देखें, पैसे देखें, जो पैसा होता है थोड़ा बहुत आप अगर शुरू कर देना, वो हमारे बुजुर्ग कहते होते थे कि निया रखो तो अल्लाह बरकत पाएगा। बात यह है कि अगर हम मुसलमान मुल्क हैं, आपको कुछ ना कुछ शुरू कर देना चाहिए था ताकि जॉब में बरकत आए। अब देखें, अब मेट्रो जो है वो अभी जो जितनी क्रिटिसिज्म हो रही है पेशावर मेट्रो पे, अब वो मतलब हम समझते थे कि जी वो सबसे कम कीमत में। मुझे बताओ, इमरान खान साहब इतनी मेट्रो की मुखालफत करते थे, पेशावर में क्यों बनाई? सर वो तो पहले भी जवाब दे चुके हैं जब शुरू कर दी थी पिछली इनकी हुकूमत ने। लेकिन बात यह है कि हम ये समझते थे कि ये सस्ती तरीन मेट्रो बन जाएगी और रिकॉर्ड टाइम में बनेगी। मैं परसों जो बुरा हाल है वहां पे। अब सर देखें, मैं सुनने से इसमें नहीं जाना चाहता कि ये क्या इकोनॉमिक जार्गन वगैरह, ये नहीं। बात ये है कि आप एक पॉपुलर गवर्नमेंट बन के आए, स्लोगन था करप्शन के खिलाफ आपने काम करना था और आम गरीब आदमी के लिए वेलफेयर स्टेट, जिसको आप कहते हैं रियासत मदीना का मॉडल जो है वो, अगर 10 महीने में रियासत मदीना का मॉडल कहीं पे हल्का सा ग्रे एरिया में भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट की फेलियर। वो पहले वाले 200 अरब डॉलर वापस लाना था, एक पैसा नहीं है। 200 अरब डॉलर का तो सर 200 अरब डॉलर का तो वादा उसने भी किया था ना, वो इसहाक डार ने बहुत टॉल क्लेम कर दिया था कि मैं लेके आऊंगा। इन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन बात ये, अच्छा वो जिन्होंने किया था उनको अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक बन के बैठे हुए हैं, वो क्या नाम है उनका, मुझे तो नाम नहीं याद उनका। लेकिन बात यह है कि अगर आपने जो वादे किए हुए थे, अगर आपने ये सारे वादे किए हुए थे तो कम से कम कुछ ना कुछ नजर आना चाहिए था। होमवर्क नहीं किया, सिरे से तैयारी नहीं की। अभी तक सर आपको लगता है कि करप्शन के ऊपर जो पहला वादा था उसके ऊपर ज्यादा इंप्लीमेंटेशन है? शायद करप्शन ही जो है वो एलिमिनेट की जा रही है। इकोनॉमी की तरफ बाद में आएंगे, एफएटीएफ की तरफ चलते हैं। कल अदम तंजीमों की जो पॉलिसी है हुकूमत की, उससे एफएटीएफ की टीम सेटिस्फाइड नहीं है। आगे किधर मामला जाएगा? देखिए, 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई हैं। ये टेरर फाइनेंसिंग और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, ये 2 इश्यूज़ हैं और फिर लिंक कर दिया गया। ये जो इन्होंने 40 रिकमेंडेशन थी, कहा जा रहा है कि वो उसमें से 22-23 जो है पूरी हुई हैं, ज़्यादातर अभी तक पूरी नहीं हुई। और आखिरी इतलात ये आ रही हैं कि वो इतने सेटिस्फाई नहीं होके गए। डर लग रहा है कि अब ये आखिरी मीटिंग इनके साथ 1-on-1 मीटिंग जो हुई है, अब वो जून में होनी है मीटिंग कोलंबो में, वहाँ पे फैसला होना है कि जी इस ग्रेट लिस्ट से निकाल के खुदा ना खास्ता आपने डालना है कि नहीं। हाँ, एक चीज़ पे सेटिस्फाई होके गए हैं कि जी रूल्स रेगुलेशन अच्छे बना लिए हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुई, और फिर आपने जिस तरीके से लॉज नए कर लिए हैं, हाँ, और फिर आपने लीगल इस हवाले से जो काम करना आपको था। लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले कुछ दिनों में, उस वक्त वफ्द भी आया हुआ था, कुछ इसका कनेक्शन हो सकता है आपस में? देखिए, मैंने अभी कितने वाज़ेह तौर पे आपको कहा कि जहाँ इनकी नाकामी है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं सियासत। आप देख लें कि ये एक रियासत का रिजॉल्व है था। पहली दफ़ा ये हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप, आप देख लें सिविलियन लीडरशिप, और हमारे जितने ओपोजिशन के लोग हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरत है, इनको ख़त्म किया जाए, ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ठीक है, अब गॉन ऑफ द डेज ये सोवियत यूनियन को ख़त्म करने के हवाले से अमेरिका नहीं, ये जिहादी पाले थे, ग्रेट जिहादी, ठीक है, मुजाहिदीन ग्रेट, अब वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है ना, अब ये अगर फ़र्ज़ करें नॉन स्टेट एक्टर बैठ के कहीं कुछ करते हैं तो हुकूमत क्या कर सकती है? मुझे ये जुमला याद आता है उनका, फॉर्मर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर चो निसार साहब का, कह लेंगे खुदा ना खास्ता एक धमाका होता है, आप चीखना शुरू कर देते हैं कि हुकूमत कहाँ है, एजेंसीज कहाँ हैं। उन्होंने कहा
बीसियों अब जो रोकते हैं आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। तो आप देख लें ये जितना कुछ इस वक्त हो रहा है हुकूमत रोकती है। अब ये देखें ना, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा वाज़ेह फाइनेंशियल टाइम का इंटरव्यू है कि मोदी ने खामखा हम पे मलबा फेंकने की कोशिश की, पुलवामा की, वहाँ का बंदा था लोकल, वहीं का असला इस्तेमाल किया गया, बारूद इस्तेमाल किया गया। अब देखें सवाल इस वक्त यह है कि हमारी ज़रूरत है सुंदर, हमें ये जिहादी नहीं चाहिए। इस मुल्क को एक्सट्रीमिस्ट लोगों से पाक करना है, इंतहा पसंदी ने हमारी जड़ों में जाके बड़ा कर दिया है। रिजेक्ट हो गया है, उसके अंदर भी जो उन्होंने चीजें भेजी थी वो ब्रीफिंग में पता चल गई है कि कुछ भी जो है वो कहते हैं, ये कह रहे हैं कि शुरुआत है, ये एक नेक नीति के एलिमेंट उन्होंने देखा है। अब बहुत सारी चीजें प्रोसेस में होने वाली हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन किस तरह होती हैं, किस तरीके से आप देख लें। मैं आगे से ज़मीर साहब पूछना चाहूंगी, लेकिन ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि एफएटीएफ की टीम चली गई है विदाउट सैटिस्फैक्शन? देखिए मुझे जो है ना इसमें कोई इतना कोई इस वक्त खौफ नहीं नजर आ रहा। अच्छा। हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक में नहीं जाएंगे। अब बात यह है कि हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, हाँ मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं, हमारे ऊपर इस वक्त वो जो पावर्स बी मतलब जो हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, वो ये इंप्रेशन दे रही हैं कि जी कुछ भी नहीं किया। बात यह है कि ऑन ग्राउंड इस वक्त काम शुरू हो चुका हुआ है, अरेस्ट होना शुरू हो गए हैं, लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, लोगों को बाकायदा तौर पर जो जितने मदरसे हैं उनको टेक ओवर कर लिया गया है, वहां पे उनकी जो निसाब है वो तब्दील कर दिया गया है, उनको बाकायदा मेन करिकुलम में लाने के लिए प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है। मुख्तलिफ सूबों ने उस हवाले से उनको जितना पैसा चाहिए था उनको देना शुरू कर दिया। सियासत क्यों कर रहे हैं? नेशनल इलेक्शन प्लान की मीटिंग तय थी ना, वो मीटिंग जो है वो पोस्टपोन होगी फॉरेन ऑफिस की, क्योंकि वो सियासत कर रहे हैं इस पे। जी ज़मीर साहब सर जी देखें मेरी बात सुने, बात यह है कि बिलावल की सियासत वो हमारा इंटरनल मामला है ना, हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के रह के अंदर रहकर हमारे सियासी लीडर जो भी कर रहे हैं, लेकिन लोग सुनते हैं। मैं मानता हूं कि वो एक्सप्लॉइट किया, पूरे इंडिया के मीडिया ने वो स्टेटमेंट एक्सप्लॉइट की, लेकिन बात यह है कि मैं वही कह रहा हूं कि जो पावर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये वही वाली बात होगी ना, डोंट डू योर डर्टी लॉन्ड्री। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बात यह है कि उस हद तक मैं मानता हूं कि उन्होंने सियासत की, लेकिन शाम साहब बात बड़ी सिंपल सी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो रिजॉल्व, जिसका आप खुद इशारा दे चुके हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जो सिविल एस्टैब्लिशमेंट है वो दोनों एक पेज पे हैं, एंड इट हैज बीन डिसाइडेड नाउ और नेवर कि अभी ये खत्म करना है, वरना इसके बाद हमारे पास स्पेस नहीं रहेगी। और अब तो चले, पहले तो हमें अपनी जरूरत है ना, अब एफएटीएफ के लिए भी हमें करना पड़ रहा है और हम कर रहे हैं, और आई डोंट सी दैट कि वील बी इन गोइंग इनटू द ब्लैक लिस्ट इंशाल्लाह, और वी हैव डन मतलब रिमार्केबली गुड। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। बिलावल की जो ट्रेन मार्च है, जिसको कारवाने भुट्टो कहा जा रहा है, पिक्चर्स में और जो वीडियोस ऑफिशियली उनके पेज पे आ रही हैं उसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे एक हजूम बाहर आया हुआ है सपोर्ट में। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है कि इस कारवां से जो ये लाड़काना में एंड हुआ है आके, इससे क्या अचीव किया उन्होंने तो कहा कि ये एंगेजमेंट थी पब्लिक, आपको लगता है क्या अचीवमेंट है ये? देखिए यू टर्न बहुत बड़ा लिया है इन्होंने और उन्होंने अच्छा। कल तक ये कह रहे थे और जरदारी साहब ने कह दिया था कि जी 8-9 महीने हो गए, अब हम इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बिलावल साहब का कल का स्टेटमेंट जो आज छपा उन्होंने कह दिया बड़ा वाज़ेह तौर पे, प्राइम मिनिस्टर साहब फिक्र ना करें, हम आपकी गवर्नमेंट टॉपर नहीं करने जा रहे। अच्छा। ठीक है ना। अब ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ? असल बात इस वक्त यह है ज़मीर, जो समझने वाली बात है कि क्या प्रोवोकेशन क्या थी, आपको इस वक्त सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। अब आप मिसालें देते ना, लेट भुट्टो साहब ग्रेट लीडर, बहुत बड़े लीडर थे, कोई शक नहीं, बीबी बहुत बड़ी लीडर थी, उन्होंने भी इस तरह के ट्रेन मार्च और लॉन्ग मार्च और बहुत कुछ किया उन्होंने ज़िंदगी में, लेकिन आपका और इनका बड़ा फ़र्क है। उसकी वजह है कि उनका कोई पास का बैगेज कोई करप्शन का नहीं था इनके ऊपर, क्योंकि वाले साहब की एलिगेशन हैं बड़े सीरियस नोएट के, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, अब फुप्पो पे भी हैं। तो लोगों को बात समझ आ रही है कि ये सब कुछ उस दबाव से निकलने के लिए ये हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं। और आपने देखा, इनको ये लगता है कि शायद हम ये बात करेंगे कलदम तंजीमों पे, बल्कि आपने देखा पेट जुमला थ्रू आउट उनका वही है कि कलदम तंजीमों के साथ एनआरओ और सियासी लोगों के साथ इंतकाम। अच्छा, नहीं थोड़ा सा उन्होंने वहाँ भी जो है ना अपना बयानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत और नवाज शरीफ की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है, और जो भी जो है एक बात में आपको साथ कर दिया उन्होंने। देखिए ये उन्होंने बात की, अब ये खत्म। अब जिस तरीके से लोगों का ख्याल था कि यार ये आके इसके बाद इनका क्या प्लान, लगता है कि ये पिंडी तक, इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे। एक तो टेस्ट कर लिया उन्होंने अपने सिंध की हद तक, तो इसमें कोई डाउट नहीं, हमें एज ए जर्नलिस्ट हमें बायस नहीं होना चाहिए, बड़ा रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त मिला
मिला उनको, लोग आए वहाँ पे, सब कुछ हुआ। अब यहाँ तक आने के लिए तो जाहिर है, अब अगर ऐसी बात होती तो पंजाब सर, ये आपने जो बात की है ना कि सिंध में रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, ज़मीर साहब मुझे बताएं, ये अवाम राब्ता मुहिम है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंगेजमेंट के लिए, तो उसके अंदर ऑब्वियसली पब्लिक का फायदा भी होना चाहिए, और सिंध में रिस्पांस इतना अच्छा मिला है, लेकिन वहां पे सिंध के हालात क्या हैं ये भी बता दें, थर के हालात क्या हैं ये भी बता दें, रिफॉर्म्स क्या हैं। ये तो चीजें इतना ब्लैक एंड व्हाइट में सबके सामने आ चुकी हैं कि जिस तरह बात हुई है बच्चों की वहां पे थर के इलाके में पीने का साफ पानी नहीं है, और ये गड़ी खुदा बख्श, मैं खुद गया हुआ हूँ, और उसके साथ जो है उनका वो जो हेड क्वार्टर है, मतलब लाड़काना, और वो उसका जो हाल मैंने देखा हुआ है, खुद अल्लाह पना, मतलब इतनी बुरे हालात, और कितने सालों से ये खानदान वहां पे निगलेक्टेड है, मतलब खानदान वहां पे ये जो है इनकी हुकूमत रही है पाकिस्तान में, जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर बेनजीर भुट्टो, फिर आसिफ अली जरदारी, लेकिन वहां के अब आपने कहा ना कि अवाम तो फिर भी रिस्पॉन्स बहुत आया। अब वो अगले दिन दिखा रहे थे, मुझे नहीं मालूम इसमें सच्चाई कितनी है, कि जी 2000 रुपया फी पर्सन जो है वो बांटा गया लाने के लिए अवाम को, और वहां पे उन्होंने कहा कि जी वहां पे भी डंडी मार रहे हैं और पैसे पूरे नहीं दे रहे। अब ये मुझे नहीं मालूम, वहां पे ये शॉर्ट्स शाम साहब वहां पे लोगों के चलाए, मुझे नहीं मालूम कि पैसे दे के लाए, लेकिन लोग आते हैं, क्योंकि वहां पे सिंध में अभी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन उनके पास कोई है नहीं, सेकंड ऑप्शन कोई है नहीं, उनको अभी भी रिलीफ जो है भुट्टो में नजर आता है, और इसकी एक बहुत सारी वजह है, वो अभी इतने शॉर्ट टाइम में नहीं बात कर सकते। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जहां पे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पे उनके पास साफ पानी के लिए हवाले से थर में, और जहां पे औरतें 20-20 किलोमीटर पैदल जाके पानी उठा के लाती हैं, वहां के लिए उनके पास कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन आईजी साहब की रिकमेंडेशन पर तकरीबन 2 अरब रुपए का यूनिफॉर्म का सैंक्शन कर दिया जी सिंध हुकूमत 2 अरब रुपए जी, और इसकी जरूरत क्या थी? यूनिफॉर्म मैंने अभी पता किया जी, तकरीबन 1,40,000 जो है वो टोटल अफसरान और एहलकार हैं पुलिस के सिंध में, और अगर मिनिमम प्राइस भी लगाई जाए जो 3,000 है, तो वो तकरीबन जो है 50 करोड़, मतलब मिनिमम 3 से 4,000 रुपए का यूनिफॉर्म बनता है, तो अगर आप एवरेज लगा लें 3,500, तो 50 करोड़ रुपए का यूनिफॉर्म बनता है, और हर एहलकार को 4 वर्दियां मिलेंगी जी। 4 वर्दियां, आप 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय मतलब ये आप कर लें, तो ये 2 अरब रुपया जो है सिंध हुकूमत दे रही है। और मुझे ये समझ नहीं आती, यूनिफॉर्म तब्दील करने से क्या लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो जाता है? यूनिफॉर्म तब्दील करने से क्या पुलिस रिफॉर्म आ जाती है? किसी को ठेका दिया होगा, उसमें माल बनाया लोगों ने बस। अब शाम साहब, अगर आपको याद हो कि जब पहले हुआ था, कंफ्यूज हो गया सर, पुलिस रिफॉर्म और पुलिस यूनिफॉर्म नहीं, अब मुझे चेंज करना चाहिए। अब देखिए ना, पुलिस यूनिफॉर्म चेंज करना जरूरी है, पुलिस रिफॉर्म्स करना जरूरी नहीं है। उसी तरह दोबारा सिंध जो है उसके हालात खराब होते जा रहे हैं, आए दिन वहां पे जो मामलात हैं वो खराब होते जा रहे हैं, डकैतियां, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, उसी तरह दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। अब बात यह है कि शाम साहब, अगर आपको याद हो कि पहले भी इनके पास, सिंध हुकूमत के पास प्रपोजल आया था, जब एडी ख्वाजा आईजी थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और उसके पीछे तो खैर मेला फायदे थे कि एक प्राइवेट कंपनी ने यूनिफॉर्म बना के वो अफगानिस्तान भेजना था, तो वो अल्टीमेटली भेज दिया गया ये शरीफ बरादरान को। बिल्कुल, शरीफ बरादरान ने उसमें किकबैक्स भी बना लिए, और वो पंजाब का यूनिफॉर्म चेंज कर दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब ये इस जून के बाद जो है दोबारा वापस यूनिफॉर्म चेंज किया जाएगा, क्योंकि खर्चा जो है वो दोबारा किया जाएगा। ये हालात है, वो कौन बिजनेसमैन था सर, वो पहले बता चुके हैं, अब छोड़ें, उनको सबको मालूम है कि वो उन्होंने मतलब जो कोशिश की थी। अब अफसोस की बात यह है शाम साहब कि बिलावल भुट्टो आम की और गरीब की आवाज बन के निकला है, जो ट्रेन मार्च पे करके गया है, उसकी हुकूमत जो है वो बच्चों के लिए भूख का इंतजाम नहीं कर रही। सर, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। इत्तेशाम साहब, बात हो रही है पुलिस रिफॉर्म्स की और पुलिस की कारकर्दगी की, तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया जो परसों हुआ है, कल ये रिपोर्ट हुआ है, इसका अब नोटिस भी ले लिया गया है, लेकिन एक खातून आसमा जिनके जो हस्बैंड है उन्होंने पे तशद्दुद किया, उसके बाद कॉलीग्स को बुला के उनके सामने उनसे इस तरह की डिमांड्स की जो कि नहीं वो कर सकती थी, पकड़ के कॉलीग्स ने उनके बाल जो है वो शेव किए हैं। उसके बाद जब ये खातून गई हैं अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए, तो वो बताती ये हैं कि पुलिस ने उनसे पैसे मांगे और FIR जो है वो दर्ज नहीं की। तो ये कैसी पुलिस है हमारी? ये हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, देखें इन पे हम रिलाई किया करें। अस्मा जो है ना बड़ी खुशकिस्मत खातून है, उनके साथ जो ज़्यादती उसका फौरी तौर पे टॉप लेवल पे नोटिस हो गया। इस मुल्क में
100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की बुनियाद पे केसेस इस तरह के होते हैं, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, औरतों के साथ ज़्यादती, बच्चों के साथ जुल्म। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट आज भी आपके पंजाब में ना। और बुज़दार साहब जो है ना टोटल फेलियर हैं। आप देख लें, अभी तक कुछ नहीं कर पाए, गवर्नेंस तर्ज हुक्मरानी नहीं है। एक मीटिंग में पिछले दिनों सुना है कि एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्त नागवारी का इज़हार किया, गुस्से का इज़हार किया और यहाँ तक कहा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, जो इतलात हैं कि चेंज किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है नहीं चेंज करेंगे। भाई सवाल इस वक्त यह है कि आपने बात की, आज कोई चोरी करा के जाता है जब थाने में कि जी मेरी चोरी होगी, उसकी चोरी 99.9% बरामद नहीं होती, उल्टा उसको तंग किया जाता है। आप बताएं कैसे? एक साहब मुझे कल बता रहे थे उनके यहाँ चोरी होगी, वो केमिस्ट की दुकान है बहुत बड़ी उनकी, कहने लगे मेरी पुरानी बात बताई, कहते हैं चोरी तो बरामद नहीं, रोज़ाना थाने वाले आ जाते हैं, ए दवाई दे दो, ए कलोन दे दो, ए चीज़ें हमें दे दो। कहते जी हम परेशान हो गए कि या अल्लाह हमने वो कौन सा वक्त हमने, वो कहते जी आपका केस हम डील कर रहे हैं ना, तो मुफ्त में वो जनाब यूर पब्लिक सर्वेंट्स, आपको आपकी ये जॉब, काश ये पब्लिक सर्वेंट कौन करेगा, ये नहीं है। देखिए सवाल ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को तवज्जो देनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला बड़ा ख़राब है, गवर्नेंस तर्ज हुक्मरानी बिल्कुल बदला नहीं है, वैसे का वैसे ही है, कुछ लोग कहते हैं पहले से भी ज़्यादा ख़राब है। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से हुकूमत को देखना चाहिए। एक तो ये कि सुंदर हमारी इस सोसाइटी की बदकिस्मती ये है कि औरत को इतना कमजोर समझा जाता है कि उसका, वो बता रही हैं कि जी उन्होंने कहीं लोकल चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पे दोबारा गई तो मुझ पे हंसना शुरू हो गया, मजाक उड़ाया मेरा, और मैं परेशानी की हालत में वहां पे गई। अब ये जो एक माइंडसेट है ना, अच्छा साहब, बात यह है कि सीएम बुज़दार, मुझे नहीं मालूम कि वो कितने कामयाब हुए हैं या कितने नाकाम रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पंजाब की पुलिस से जो है वो एक बहुत ही, इट्स अ वेरी, मानते लोग कि ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर सवारी करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये पुलिस है, कोई माफिया तो नहीं है कि you'll be scared of it. They're supposed to protect you. कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर पुलिस खत्म कर दी जाए तो शायद लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए। मेरी बात सुनिए, अब हमारे अपने कहते हैं दोस्त हैं, ये इन्हीं के सीएम साहब के इलाके में वो जो हैं वो लगे हुए, सबसे सीनियर जो सीपी होता है मेरे ख्याल में, या आरपीओ व्हाटएवर जो भी है, वो उमर शेख साहब, उन्होंने एसएचओ और पुलिस अफसरों को सर जी मुअत्तल कर दिया, उनके खिलाफ पर्चे दिए हैं। वहां पे इस तरह के अफसर लोग चाहिए हैं जो कि जिनको पूरी सपोर्ट भी हो, और वहां से अगर कोई, आपको तो मालूम होगा कि पंजाब में ना पंजाब में एक एसएचओ को आप हिलाने की कोशिश करें ना तो वो ऊपर तक तारें हिल जाती हैं। वो एसएचओ ने कुछ ना कहना तो वो एसएसपी, एसपीज, डीआईजीज, आईजीज डरते हैं एसएचओ से। तो जहां पे ऐसे अफसर होंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंप्रूव होना शुरू हुई हैं, टाइम लगेगा, क्योंकि पंजाब की पुलिस जो थी शाम साहब, आपको तो मतलब मैंने तो खुद मतलब देखा हुआ है ना कि पंजाब की पुलिस पे आप अल्लाह माफ करे, लोग कहते थे कि बस ठीक है जो हुआ हमारे साथ हो गया। बिफोर वी एंड द शो, बात यहाँ पर ये है कि अभी औरत मार्च हुई और उसके बहुत सारे क्रिटिक्स जो है वो सामने आए, क्योंकि उसके ऊपर कुछ इस तरह के पोस्टर्स थे जो कि शायद जेब नहीं देते हमारा जिस तरह का कल्चर है एंड एवरीथिंग, जो उसमें लाकी बिल्कुल ठीक है, आपको जो एतराज़ है वो ठीक है, लेकिन जो मैसेज वो मार्च देना चाह रही थी वो यही थी कि औरत कमज़ोर है, उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, ऐसे कुछ राइट्स हैं जो उसको देने चाहिए। ये एक डीएचए का वाकया है, ये किसी ऐसी जगह पर वाकया नहीं है जहाँ पे जहालत हो, जहाँ कोई पढ़ा लिखा ना हो। ये एक प्रॉपर फैमिली का, और ये सिर्फ वाहिद वाकया नहीं है, ये तो रिपोर्ट हो गया, सामने आ गया, ख़वातीन खुद सामने नहीं आती हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जितनी तकलीफ आपको वो पोस्टर्स देकर हुई थी और जितना आपने शोर उन अल्फाज पे मचाया था, ये तस्वीर देखकर जो इस खातून के इस वक्त हाल है, थोड़ी सी तकलीफ अगर आपको इस पर भी हो जाए और आप उतना ही एजिटेट हो और उसी तरह एक्शन लें और एक मर्द मार्च करने के लिए निकल जाएं, तो शायद उससे ज़्यादा ख़वातीन को फ़ायदा हो जाए। हमारा टाइम खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।